साल 1945 था। दुनिया बहुत थक चुकी थी। कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, आइडियोलॉजीज जापान में। अगस्त की गर्म हवा में नमी तो थी, लेकिन एक टेंशन और अनिश्चितता का अंडरकरंट भी था। जंग ने अपना असर दिखाया था। शहर बम से तबाह हो गए थे, रिसोर्सेज कम थे और कॉन्फ्लिक्ट का साया रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू पर मंडरा रहा था। फिर भी जिंदगी अपने रेजिलिएंट तरीके से चलती रही। हिरोशिमा के हलचल भरे शहर में बच्चे सड़कों पर खेलते थे। उनकी हंसी एक फ्रेजाइल मेलोडी थी। माहें अपने अगले खाने के बारे में चिंता करती थी। पिता फैक्ट्रियों में काम पर जाते थे और युवा स्टूडेंट्स को जंग के कामों में मदद करने के लिए मोबिलाइज किया गया था, शहर में फायर ब्रेक्स क्लियर करते हुए। वे आम लोग थे, आम जिंदगी जी रहे थे, हिस्ट्री की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में फंसे हुए। उन्होंने एक नए पावरफुल हथियार की फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन आम नागरिक के लिए यह वॉर टाइम प्रोपेगेंडा के समुद्र में बस एक और अफवाह थी। ठीक सुबह 8:15 पर हिरोशिमा में समय पहले जैसा नहीं रहा। तबाही का कोई गर्जन नहीं था, बस रोशनी थी। एक खामोश, चकाचौंध कर देने वाला, झुलसा देने वाला फ्लैश, एक पिका जैसा सर्वाइवर्स कहेंगे। यह जानी पहचानी सूरज नहीं था, एक क्रूर आर्टिफिशियल सूरज था, शहर के ऊपर 600 मीटर पर फटा। एक छोटे से हिस्से के लिए असली सूरज भी फीका पड़ा। दुनिया चमकीले भयानक सफेद रंग में रंग गई। हर परछाई सतह पर छप गई। पत्थर की सीढ़ियों पर भूत जैसी आकृतियां, दीवारों पर भूत जैसी आकृतियां, वे अंतिम छापें थीं। फ्लैश के बाद डॉन, भारी हीट और प्रेशर की सुपरसोनिक लहर। लकड़ी और कागज की इमारतें बिखर गईं, घर बिखर गए, स्कूल बस बिखर गई। ईंट और पत्थर की संरचनाएं तबाह हुईं, उनके फ्रेम मुड़ गए। हाइपोसेंटर पर हजारों डिग्री ताप ने सब कुछ जला दिया। लोगों के कपड़े जल गए, किमोनो के पैटर्न उनकी त्वचा पर जल गए। शहर एक जलता हुआ नर्क बन गया। आग गैस लाइनों और लकड़ी के मलबे से फैल रही थी। बचने वाले अब नए दुःस्वप्न में। इस बड़ी भयानक हिस्ट्री के बीच हमें छोटी इंडिविजुअल स्टोरीज को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर्सनल ट्रेजेडीज में बम की असल कीमत मापी जाती है। एक छोटे लड़के के बारे में सोचो, शायद 7 या 8 साल का। वह अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। फ्लैश आया। जब उसने आंखें खोलीं, उसकी जानी पहचानी सड़कों और मुस्कुराते चेहरों की दुनिया गायब थी। वह अकेला था, आग और परछाइयों से घिरा हुआ। वह मलबे में भटकता रहा होगा, उसके छोटे पैर राख पर चलते हुए। वह किसी ऐसे नाम को पुकार रहा था जिसका जवाब न था। उसने ऐसे दृश्य देखे जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखने चाहिए। भूत जैसी आकृतियां, उनकी त्वचा उतर रही थी, उनकी आवाजें मिजू मिजू। पानी के लिए कमजोर फुसफुसाहट। यह एक सैनिक की जंग नहीं थी, यह मासूमियत पर हमला था। एक मां की कहानी। उसने अपनी छोटी बेटी को नर्सरी में छोड़ा था। धमाके के बाद उसने हफ्तों तक मलबे में नंगे हाथों से खुदाई की। हर मलबे का टुकड़ा उसके लिए एक प्रार्थना था। एक छोटा जूता या खिलौना मिलने पर नई पीड़ा की लहर। बम ने सिर्फ मारा नहीं, उसने मिटा दिया। परिवारों को दफन की क्लोजर से वंचित कर दिया गया। उन्हें एक खालीपन और हमेशा का प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। इन माता पिता ने अपने बच्चे नहीं खोए, उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। हिबाकुशा, धमाके से प्रभावित लोग बचे हुए जो बम को अपने अंदर लिए रहे। एक युवा महिला बची, पर चेहरा और शरीर केलॉइड निशानों से बदल गए। उसने शारीरिक दर्द और सामाजिक कलंक दोनों झेले। लोग रेडिएशन से अनजान, डरते थे कि वह संक्रामक है। शादी की संभावनाएं खत्म हो गई, नौकरी पाना मुश्किल हो गया। वह परछाइयों में रह गई, एक निरंतर याद। इमीडिएट आफ्टरमैथ में हिरोशिमा 3 दिन बाद नागासाकी पूरी तरह से अफरा तफरी और निराशा के लैंडस्केप थे। समाज की सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स एक पल में ढह गई थीं। हॉस्पिटल्स नष्ट, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म, डॉक्टर्स और नर्सें मर चुके थे। डॉक्टर्स और नर्सें गंभीर रूप से घायल जो मदद कर सकते थे, उनके पास एक असंभव काम था। बिना किसी सप्लाई, बिना साफ पानी, अकल्पनीय चोटों का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। वे मरने वालों को सांत्वना के कुछ शब्द या दूषित पानी की घूंट से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते थे। अगले कुछ दिन एक गंभीर, व्यवस्थित काम से भरे थे, मृतकों का निपटान। बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए शवों को इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर चिताओं में जलाया गया। हवा, जो पहले से ही धुएं और सड़ी हुई गंध से भरी हुई थी, अब जलते हुए मांस की गंध से भरी थी। जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया था, उनके परिवार के सदस्यों के लिए यह अनाम अंत एक और ट्रॉमा की परत थी। 1945 के उस अगस्त की सुबह से 80 साल बीत चुके हैं। आज हिरोशिमा और नागासाकी वाइब्रेंट, मॉडर्न शहर हैं, अपनी राख से फाइनिक्स की तरह उठे हुए। हिरोशिमा लैंडस्केप के निशान भर गए हैं,
उनकी जगह पार्क, स्कूल, फिर भी इंसानियत की आत्मा पर गहरे निशान बाकी हैं। हिरोशिमा में ए बॉम्ब डोम एक खंडहर के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर गवाह के रूप में खड़ा है। उसका कंकाल जैसा ढांचा शांति के लिए एक स्थायी, शक्तिशाली अपील है। यह हमें याद दिलाता है कि यहां जो हुआ वह एक एब्स्ट्रैक्ट हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था। वे नफरत या बदला लेने की कहानियां नहीं हैं, बल्कि रेजिलियंस, शांति उनका संदेश सरल और यूनिवर्सल है। किसी और को कभी वह तकलीफ नहीं झेलनी चाहिए जो हमने झेली है। उन्होंने अपना जीवन यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया है कि दुनिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की मानवीय कीमत को न भूले। उनकी आवाजें सुनना हिस्ट्री का एक अभ्यास नहीं है, यह नैतिक जिम्मेदारी का एक कार्य है। हिरोशिमा की कहानी सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। यह हमारे सामूहिक इतिहास में एक स्थायी गूंज है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा साझा अस्तित्व हमारी साझा इंसानियत पर निर्भर करता है।